हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केबीएस पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम में लगे हुए टॉपिक पत्रकारिता के विविध आयाम के ऊपर। इससे पहले हमने केबीएस पीजीटी हिंदी को ध्यान में रखते हुए कई वीडियो लेक्चर इस चैनल पर अपलोड किया है। उम्मीद है कि जो भी विद्यार्थी केबीएस पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे होंगे वो समय निकालकर उन वीडियो लेक्चर को जरूर देख रहे होंगे और अपने नोट्स को भी बना रहे होंगे। और यहाँ पर पत्रकारिता के विविध आयाम पर हमने अध्ययन के बाद जो भी शॉर्ट नोट्स बनाया है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है और समझाने का भी प्रयास किया गया है कि आखिरकार पत्रकारिता क्या है, उसके विविध आयाम क्या हैं और उन विविध आयामों का मतलब क्या है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आखिर तक इस वीडियोज को देखेंगे और अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से नोट्स बनाएंगे और मैं भी उन तथ्यों को रेखांकित करूंगा जो कि परीक्षोपयोगी हो सकते हैं। तो चलते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले कि पत्रकारिता क्या है। वर्तमान समय में देखा जाए तो पत्रकारिता के युग में हम लोग जी रहे हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में पत्रकार है। अगर किसी के हाथ में मोबाइल है या फिर माइक्रोफोन है तो वो चीज़ों को रिकॉर्ड करके खुद का अपना वहाँ पर सूचना को पेश कर देता है। कई बार ये सूचनाएं अ, अफवाह होती हैं, कई बार सच्ची भी होती हैं, तो इसको लेकर भी अलग अलग तथ्य मिल जाते हैं। लेकिन अगर पत्रकारिता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका जो सरल अर्थ है कि नया और ताज़ा। अगर पत्रकारिता की बात करें तो नया और ताज़ा समाचार जानने की जो जिज्ञासा होती है उसको हम पत्रकारिता कह सकते हैं। ठीक है, नया और ताज़ा। अगर ये पत्रकारिता को ध्यान में रखें तो दो चीज़ें उसमें ज़रूरी हैं। नया और ताज़ा समाचार जानने की जिज्ञासा क्या है? पत्रकारिता है। एक वाक्य में अगर हम बात करें तो इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द और है समाचार। बार बार वो शब्द आएगा इसमें। तो समाचार का मतलब है कि रोज की सूचनाओं को जब संकलित किया जाता है तो वो समाचार कहलाता है। तो जब भी हम पत्रकारिता पर बात करेंगे तो समाचार शब्द अपने आप वहाँ पर आ जाएगा और इन दोनों का बड़ा ही गहरा रिश्ता रहा है। तो मैंने बताया आपको कि पत्रकारिता के अंतर्गत जो भी सूचनाएं होती हैं वो नई और ताजी होती हैं और इन्हीं को जानने की जिज्ञासा जब पाठक वर्ग में या फिर श्रोता में या फिर दर्शक में उत्पन्न होती हैं तो वो पत्रकारिता कहलाता है। और समाचार का शाब्दिक अर्थ अगर निकाला जाए तो रोज की सूचनाओं को संकलित करना क्या है? समाचार है। और ये सूचनाएं 24 घंटे के अंदर की होती हैं। यानी कि अगर कोई सूचना रात 12 बजे से है तो वो 24 घंटे अगले रात 12 बजे तक की रहेगी। ठीक है, तो ये 24 घंटे की सूचना को ही हम समाचार कहते हैं। इसको दूसरे शब्द में डेडलाइन भी कहा जाता है। ठीक है, डेडलाइन रहता है कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक की न्यूज को हम अ, आज के दिन में रखेंगे। अगले दिन वो न्यूज क्या हो जाएगी? न नई रहेगी न ताजी रहेगी, बल्कि उसको एक शब्द और यूज किया जा सकता है, बासी। तो पत्रकारिता जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीजें हमेशा बार बार आती हैं। एक नया और ताजा, और उसको जानने की जो जिज्ञासा है वो पत्रकारिता है। और समाचार शब्द को भी ध्यान में रखना है। तो मोटे तौर पर देखें तो हम सूचनाएं या समाचार क्यों जानना चाहते हैं? दरअसल सूचनाएं अगला कदम तय करने में हमारी सहायता करती हैं। इसी तरह हम अपने पास पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। आज देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से मिलती है। सच तो यह है कि हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से बाहर की दुनिया के बारे में हमें अधिकांश जानकारी समाचार माध्यमों द्वारा दिए जाने वाले समाचारों से ही मिलती है। तो समाचार तो घटते हैं, रोज की सूचनाओं के आधार पर इनको संकलित भी किया जाता है, लेकिन आम लोगों तक पहुंचाने का जो माध्यम है वो पत्रकारिता है और पत्रकार है। तो इसके अलग अलग रूप हैं। आप देखते हैं कि टेलीविजन है, रेडियो है, इसके अतिरिक्त आप वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर
बहुत सारी खबरों को आप जान जाते हैं। कई लोगों को तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चलता है कि क्या न्यूज़ है, क्या नई घटना है। खासतौर से अगर हम एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हैं किसी न किसी तैयारी से जुड़े हुए हैं, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले सोशल मीडिया से पता चलता है कि ये परीक्षा कब होगी, या फिर परीक्षा हुई है तो रद्द हो गई है। इस टाइप से जो भी न्यूज़ आती है वो सोशल मीडिया इस समय अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि इससे सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही सूचना लोगों को मिलती है तो फेसबुक हो गया या फिर व्हाट्सएप हो गया, इस पर सूचना को फैला दिया जाता है। तो अब उतनी निर्भरता टेलीविजन, रेडियो इत्यादि पर नहीं रही है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि पत्रकारिता तो अब सबके जीवन में रच बस गई है, अगर जिसके हाथ में मोबाइल है। अब आप किसी खास पत्रकार के ऊपर भी निर्भर नहीं रह सकते कि वो पत्रकार अगर आपकी न्यूज़ को चलाता है, आपकी बातों को रखता है, तभी लोगों तक जाएगा। आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, चाहे वो ट्विटर हो जाए, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इनके माध्यम से आराम से। टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे हैं, तो इनको ध्यान में रखिए। अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये सब परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है, कौन सोशल मीडिया के अंतर्गत नहीं आता है, पत्रकारिता का सामान्य अर्थ क्या है, या फिर समाचार क्या है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि पत्रकारिता जब कोई नई घटना और वो घटना ताज़ा होती है, उसको जानने की जिज्ञासा लोगों में जब पैदा होती है, तो वो पत्रकारिता कहलाती है। और इसका संबंध समाचार से है, जो कि रोज की सूचनाओं को संकलित करके किया जाता है। इसकी डेडलाइन होती है 24 घंटे की, ठीक है। तो उस पर आधारित जो भी हमें अ, अ, समाचार मिलता है वो पत्रकारिता के थ्रू मिलता है। आगे और चीज़ों पर बात करें तो समाचार की जब हमने बात किया तो इसकी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें है प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। और इसी से एक शब्द आपने पढ़ा हुआ है हिंदी में, रिपोर्ट ताज, ठीक है। हालांकि ये पूछ लिया जाता है कई बार कि ये किस भाषा का शब्द है, तो ये फ्रेंच भाषा का हो गया। रिपोर्ट से ही बना रिपोर्ट ताज। रिपोर्ट क्या होती है कि इसकी जो वैलिडिटी होती है 24 घंटे की होती है, बाद में ये रिपोर्ट पुरानी हो जाती है। लेकिन जब कोई साहित्यकार किसी खास समय के बारे में बतलाता है और उसमें थोड़ा सा साहित्यिक पुट रहता है, तो वो रिपोर्टाज का रूप धारण कर लेता है। इस पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन शब्द यहाँ पर मैंने देखा तो वो हो गया। इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो 24 घंटे तक की घटनाओं के लिए ही वैलिड होता है। बाद में अगले दिन अगली घटना आ जाती है, अगला न्यूज आ जाता है। तो समाचार क्या है? प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार के अंतर्गत आ जाती है। या फिर ऐसी सूचना जो समय पर दी जा रही हो, वो भी समाचार के अंतर्गत है। और किसी घटना की रिपोर्ट को जब प्रस्तुत किया जाता है तो वो भी समाचार कहलाता है। ये 3 पॉइंट्स के बारे में बातचीत यहाँ पर की गई समाचार की परिभाषा के अंतर्गत। आगे बात करें तो समाचार के कुछ तत्व भी हैं कि किसको हम समाचार कह सकते हैं। उसके कुछ तत्व यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें है पहला तत्व नवीनता। नवीनता का सामान्य अर्थ ये कहा जा सकता है कि जब किसी घटना, विचार या समस्या का नयापन हो, ठीक है, उसमें नवीनता हो। कोई घटना हो, कोई विचार हो, या फिर कोई समस्या हो जो कि नई हो। इसी से शब्द बना न्यूज, ठीक है। न्यू मतलब नया, और इसमें एस लग गया, न्यूज, ठीक है। तो न्यूज का मतलब ही है कि उसमें नवीनता होनी चाहिए। अगर उसमें नवीनता नहीं है तो न्यूज के अंतर्गत उसके तत्व में वो शामिल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए नवीनता किस में होनी चाहिए? घटना, विचार या समस्या में। दूसरी विशेषता जो है, दूसरा तत्व निकटता। निकटता का मतलब है कि जो भी घटना है, विचार है या समस्या है, वो पाठक, दर्शक और श्रोता के कितने निकट है। आप देखते होंगे कि हर पाठक, दर्शक और श्रोता का अलग अलग इंटरेस्ट रहता है, अलग अलग उनकी निकटता रहती है, ठीक है। वो निकटता कुछ बिंदुओं पर देखी जा सकती है, जैसे कि भौगोलिक। अगर आप जिस इलाके के हैं, उस इलाके के समाचार को देखने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। या फिर आप जिस समाज से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप
अपने एग्जाम से रिलेटेड न्यूज को खोजेंगे। ठीक है, अगर आप शिक्षक हैं तो अपने हिसाब से न्यूज को खोजेंगे जो जिस चीज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, या फिर जिस सांस्कृतिक चीज से आप जुड़े हुए हैं वहां से जो समाचार अ, है। तो अलग अलग कहने का मतलब ये है कि हर पाठक और दर्शक और श्रोता का अलग अलग रुझान होता है और समाचार पाने की जो इसकी निकटता है वो अलग अलग ढंग की है। तो समाचार का जो दूसरा तत्व था निकटता, तीसरा तत्व है प्रभाव। अब प्रभाव क्या है कि घटना की जो तीव्रता होती है उसे प्रभाव कहते हैं। अगर पत्रकारिता या फिर समाचार के शब्दों में कहें तो घटना की तीव्रता जितनी रहेगी वो समाचार उतना ही प्रभावी रहेगा। ठीक है, इसलिए मान लीजिए एडमिट कार्ड आ जाता है तो ये विद्यार्थी जगत में क्या है, एक तीव्र घटना है। सारे लोग अपना रोल नंबर डालकर एडमिट कार्ड देखना शुरू करते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए रिजल्ट्स आ गया तो ये भी क्या है, प्रभावित करने वाला न्यूज है। इसीलिए आप देखते होंगे कि इस तरीके के अगर न्यूज यूट्यूब पे डाले जाते हैं खासतौर से एजुकेशनल चैनल द्वारा तो उस पर ज्यादा व्यूज आते हैं कि एडमिट कार्ड आ गया, डेट आ गई, रिजल्ट आ गया। और एक तो होता है कट ऑफ, कई बार तो ये भी आ जाता है कट ऑफ। यहाँ पर जो कुछ मैं उदाहरण दे रहा हूँ एग्जाम के दृष्टिकोण से, एज ए प्रतियोगी छात्र के दृष्टिकोण से दे रहा हूँ। इसी तरीके से आप अन्य घटनाओं को भी देख सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर सांप्रदायिक दंगा हो गया या फिर कोई इस तरीके की घटना हो गई जिसमें की तीव्रता है। ठीक है, तो वो प्रभावी होगा ज्यादा। अगला जो इसमें तत्व है वो है जन रुचि। जन रुचि के अंतर्गत जो घटना की मैंने बात की या फिर विचार या फिर समस्या, ये भी लोगों की दिलचस्पी के अनुसार निर्धारित होती है कि किसमें लोगों की दिलचस्पी है। जैसे आप देखेंगे कि कुछ लोगों की दिलचस्पी किसमें होती है, राजनीति में। वो कहीं भी रहेंगे राजनीति की बात करेंगे। या फिर कुछ लोगों की रुचि रहती है खेल पर, कुछ लोगों की रुचि फिल्म पर रहती है। अलग अलग ढंग के लोग अलग अलग जन रुचि के होते हैं, उनकी रुचियां अलग अलग रहती हैं। अलग अलग घटना, अलग अलग विचार, अलग अलग समस्याओं पर लोगों की दिलचस्पी रहती है। तो ये भी समाचार के तत्व के अंतर्गत आता है कि इसीलिए आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हर पेज पर अलग अलग तरीके की उसमें खबरें रहती हैं। कुछ लोग अखबार देखते ही तुरंत संपादकीय भी खोजना शुरू कर देते हैं कि क्या लिखा गया है, अगर कोई बहुत सीरियसली पढ़ने वाला है तब। और आप देखेंगे कई लोग जब न्यूज़पेपर खोलते हैं तो खेल वाला पृष्ठ खोल देते हैं कि क्या इसमें इस समय चल रहा है। तो सबकी रुचि क्या है, अलग अलग ढंग की। कुछ लोग जो भी भविष्य फल दिखलाता है उधर उसको उस पेज को खोल देते हैं। तो कहने का मतलब है कि समाचार पत्र की एक खास विशेषता जो है वो जन रुचि भी है, उसका खास तत्व है। टकराव या संघर्ष, न्यूज में अलग अलग टकराव, जैसे कि धर्म को लेकर हो गया, कहीं कहीं क्षेत्र को लेकर हो गया, कहीं जाति को लेकर हो गया, जो भी है, या फिर कोई अन्य टकरावों को लेकर कई बार न्यूज आ जाते हैं। महत्वपूर्ण लोग, अगला जो तत्व है इसका, जिसमें कि मान लीजिए पीएम हो गए या फिर नेता हो गए, अभिनेता हो गए, इनसे जुड़ी हुई कोई घटना हो गई। ठीक है, या फिर खिलाड़ी हो गए। तो महत्वपूर्ण लोगों को भी समाचार में एक तत्व के रूप में देखा गया है। उपयोगी जानकारियां, कई बार हम समाचार पत्रों के माध्यम से उपयोगी जानकारियां भी प्राप्त करते हैं। जैसे कि कई कोई फॉर्म निकल गया, इन नेट का फॉर्म निकल गया या फिर केवीएस का फॉर्म निकल गया। और संयोग की बात यह है कि जब केवीएस का फॉर्म निकला था तो सबसे पहले न्यूज में ही आया था, न्यूज में नोटिफिकेशन आया, बाद में ये वेबसाइट पर आया। तो उपयोगी जानकारियां भी समाचार पत्रों में दिखाई पड़ती हैं, मिलती रहती हैं। इसके अतिरिक्त ये भी होता है कि कोई स्कूल अगर ठंडा पड़ रहा है तो कब तक से कब तक बंद हो गया, या फिर बिजली इत्यादि कब से कब तक आएंगी, कटेंगी, कब तक रहेंगी। इसके अतिरिक्त मौसम की जानकारी मिलती है। ठीक है, मौसम कैसा रहेगा इसका भी एक पेज रहता है, उसमें बना रहता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि परीक्षाओं की भी जानकारी होती है कि कब प्रैक्टिकल होने वाला है, कब एग्जाम होने वाला है, कब केवीएस का एग्जाम होगा, कब यूजीसी नेट का होगा। इस तरीके की जानकारियां भी मिलती रहती हैं। अगला तत्व है अनोखापन। ये काफी इंटरेस्टिंग है।
आप देखेंगे न्यूज़पेपर में, समाचार पत्रों में या फिर कई जगह भूत पिशाच के बारे में भी बात होती है। और कुछ वर्षों पहले एक न्यूज़ चलता था बार-बार, बाल काटने की घटना घटी थी। कोई आता था, किसी का बाल काट कर चला जाता था। तो इस तरीके की भी अनोखापन, जिससे कि कई लोगों का इंटरेस्ट इधर भी रहता है। ऐसे न्यूज़ों को देखने का प्रयास करते हैं, अखबारों में खोजते हैं। पाठक वर्ग, कई बार समाचार ऑडियंस के दृष्टिकोण से भी लिखे जाते हैं। जैसा ऑडियंस रहता है उस टाइप से न्यूज़ भी लिखे जाते हैं। तो ये तत्व के रूप में ये भी है। नीतिगत ढांचा, एक खास यहाँ पर तत्व दिया गया है, नीतिगत ढांचा। इसका मतलब ये है कि जो भी समाचार लिखे जाते हैं, उनका जो चयन है, समाचारों का चयन, ये इम्पोर्टेंट रखता है। और उसकी प्रस्तुति, ठीक है, कि उसकी प्रस्तुति कैसी रहे। तो ये नीतिगत ढांचा के अंतर्गत आता है। और इसी में जो हम संपादकीय पढ़ते हैं, वो नीतिगत ढांचा की एक खास यहाँ पर उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, संपादकीय नीति को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तत्व थे समाचार के। आगे बात करते हैं हम पत्रकारिता के अन्य आयामों में, जिसमें है, अन्य आयामों में बात करें तो संपादकीय के बारे में मैंने बात कर लिया। फोटो पत्रकारिता, ठीक है, इस फोटो पत्रकारिता भी आती है। कई बार आपने देखा होगा कि अलग से न्यूज़पेपर्स में एक 2 पेज का कभी-कभी स्पेशल में फोटो पर खूब आधारित, उसमें अभिनेत्रियों का, अभिनेताओं का या फिर जो भी इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व रहे हैं, उनके आधार पर भी कुछ-कुछ न्यूज़ आते रहते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा कार्टून, कई जगह राजनीतिक या फिर व्यंग्य पर आधारित कार्टून भी बने रहते हैं, ठीक है? तो कार्टून पत्रकारिता, या फिर देखे होंगे कई बार रेखांकन करके कुछ न्यूज़ आते रहते हैं, या फिर कोने में इस तरीके से डायग्राम टाइप का बना रहता है, ठीक है? तो ये कुछ अन्य आयामों में है पत्रकारिता में। बाकी आगे बात करें तो पत्रकारिता के जो कुछ विशेषताएँ हैं कि वो क्या कैसी होनी चाहिए, जैसे कि तथ्यों की शुद्धता होनी चाहिए ना, जो भी बात कही जाए उसमें शुद्धता होनी चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए, वस्तुपरकता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। कोशिश यही रहनी चाहिए कि उसमें निष्पक्षता हो, किसी खास की तरफ झुकाव न हो, संतुलन हो, बैलेंस रहना चाहिए। और स्रोत क्या है? स्रोत होना चाहिए कि कहाँ से कोई बात कही जा रही है। तो ये कुछ खास विशेषताएँ हैं पत्रकारिता में, जिसको कि ध्यान में रखना चाहिए कि तथ्यों की शुद्धता हो, वस्तुपरकता हो, निष्पक्षता हो, संतुलन बनाकर कोई चीज़ प्रस्तुत किया जाए, और स्रोत भी, जो भी आधार हो, वो प्रामाणिक हो। ठीक है? आगे बात करें तो पत्रकारिता के प्रमुख प्रकारों के ऊपर, तो कई तरह की पत्रकारिता आप देखेंगे, जिसमें पहली पत्रकारिता है खोजपरक पत्रकारिता। नाम से ही लग रहा है कि ऐसी पत्रकारिता जो कि काफ़ी मेहनत कराने वाली होगी। गहन छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है, जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। आमतौर पर खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। इसे खोजी पत्रकारिता कहते हैं। और कई बार खोजी पत्रकारिता के माध्यम से बहुत सारे ऐसे तथ्य मिले हैं, जिन पर कि अ, लोगों का ध्यान नहीं जाता था, जिस न्यूज़ को दबाने का प्रयास किया जाता था बाद में। हालाँकि खोजी पत्रकारिता का काम और आसान हो गया है, जब से सोशल मीडिया आ गई है, जब से लोगों के हाथ में मोबाइल आ गई है। अब किसी से आप बात करिए, बात करते समय काफ़ी सावधानी बरतना पड़ता है। कोई रिकॉर्ड कर लेता है, कोई वीडियो बना लेता है, कोई फ़ोटो खींच लेता है, तो बड़ी सावधानी से रहना है। जब ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं था मोबाइल, तब खोजी पत्रकारिता का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था। तो खोजी पत्रकारिता बस देख लीजिए कि पत्रकारिता के प्रकार में एक है खोजी पत्रकारिता, और नाम में ही इसका अर्थ पूरा छुपा हुआ है। खोजी पत्रकारिता में बहुत सारे ऐसे मंत्री थे या मुख्यमंत्री थे, जिनको कि अपने पदों से इस्तीफा दे देना पड़ा था। ठीक है? हालाँकि ऐसा माना जाता है कि भारत में खोजी पत्रकारिता 3 दशक पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन हमारे देश में अब भी शुरू हुई है, लेकिन अभी विकसित नहीं हुई है, शैशव काल में ही है। जब ज़रूरत से ज़्यादा गोपनीयता बरती जाने लगे,
और भ्रष्टाचार व्यापक हो तो खोजी पत्रकारिता ही उसे सामने लाने का एकमात्र विकल्प बचती है। अमेरिका का वाटरगेट कांड खोजी पत्रकारिता का एक नायाब उदाहरण है, और जिसमें राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये घटना बताई जा रही है खोजी पत्रकारिता के उदाहरण के रूप में। इसको ध्यान में रखें कि अमेरिका में वाटरगेट कांड हुआ था, और भारत में भी बहुत सारे ऐसे जो भी भ्रष्टाचार हुए थे पिछले वर्षों में, और खोजी पत्रकारिता के माध्यम से वो सामने आए थे। इसी में एक चीज आपने देखा होगा कि स्टिंग ऑपरेशन जैसे कोई एक दूसरे से बातचीत कर रहा है और उसको रिकॉर्ड कर लिया गया है और फिर बाद में इसको सार्वजनिक कर दिया गया, तो चीजें क्या हो गई, लोगों के सामने आ गई और फिर इस पर डिबेट होने लगी। ये खोजी पत्रकारिता है। इसमें रिस्क भी होता है, कई बार जो पत्रकार होते हैं उनके जान को भी खतरा रहता है। तो समझिए कि जो बहुत बहादुर टाइप का पत्रकार रहेगा वही भी इसमें जा सकता है। ठीक, तो स्टिंग ऑपरेशन की जब भी बात की जाएगी तो खोजी पत्रकारिता के अंतर्गत आएगा। हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से भी देखना है, तो यहाँ पर इस तथ्य को आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बात करते हैं, वो है विशेषीकृत पत्रकारिता, यानी कि ऐसी पत्रकारिता जो घटनाओं की सूचना देना मात्र इनका नहीं रहता है, बल्कि पत्रकार से अपेक्षा होती है कि वह घटनाओं की तह में जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे और आम पाठक को बताए कि उस समाचार का क्या महत्व है। इसके लिए विशेषता की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता में विषय के हिसाब से विशेषता के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं। ये देखिए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है कि जो विशेषज्ञ पत्रकारिता है या फिर विशेषीकृत पत्रकारिता है, उसके कुल 7 क्षेत्र हैं, जिसमें है संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता तथा फैशन और फिल्म पत्रकारिता। तो इसीलिए जब आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते होंगे वहाँ पर भी पत्रकारों का स्पेशलाइजेशन रहता है, और अगर आप टेलीविज़न देखते हैं तो वहाँ पर भी अलग-अलग ढंग के पत्रकार होते हैं। कोई संसद के बारे में पत्रकारिता करता है, कोई न्यायालय में जो भी निर्णय आते हैं उसको लेकर करता है, कोई इकोनॉमिक्स पर आर्थिक मुद्दों पर बातचीत करता है, कोई खेल पत्रकारिता पर बात करता है, कोई विज्ञान पर करता है। सबका अलग अलग कार्यक्रम भी है। ठीक है, तो मुख्य रूप से 7 प्रमुख क्षेत्र हैं विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत, और इसका जो उद्देश्य ये है कि जो सामान्य पाठक है जिसको बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, जैसे कि जीएसटी क्या है, तो अब इसको समझाने के लिए प्रोग्राम होता है, या फिर नोटबंदी क्यों जरूरी है, या फिर इसका क्या फायदा है नुकसान है, इसको लेकर बहुत सारे आपने डिबेट सुने होंगे, और तमाम रोज कुछ न कुछ डिबेट्स होते रहते हैं इस तरीके से। तो अब डिबेट्स तो देखते हैं, लेकिन इस लेक्चर के बाद आपको थोड़ा सा और समझ में आया होगा कि अच्छा ये किस पत्रकारिता के अंतर्गत इसको रखा जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं वॉच डॉग पत्रकारिता। नाम से ही लग रहा है कि जिस तरीके से घर की रखवाली कुत्ता करता है, उसी तरीके से जो इस टाइप के पत्रकार होते हैं वो रखवाली ही करते हैं, और कहीं न कहीं वो वफ़ादार भी होते हैं। इस चीज़ को भी रखना है। हालाँकि हम आदर्श रूप में यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता में भी बहुत गिरावट आई है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हम किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको एक प्रतियोगी छात्र के दृष्टिकोण से देखना है। बाकी सोचने के लिए हमारे पास तो समय है ही, हम जितना चाहें तो उतना सोच सकते हैं। तो वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है? यह माना जाता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य दायित्व है, और यह माना जाता है कि ये चौथा स्तंभ है। ये भी आपने पढ़ा होगा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो मुख्य दायित्व है पत्रकारों का, और ये मुख्य दायित्व क्या है कि सरकार के काम-काज पर निगाह रखना, और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना, मतलब उसको बता देना। इसे परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। इसका दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है। समाचार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है, और अपने आलोचनात्मक पक्ष का परित्याग कर देता है। आमतौर पर इन दो बिंदुओं के बीच तालमेल के जरिए ही समाचार मीडिया और इसके तहत काम करने वाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारण होता है। तो यहाँ पर बताया गया कि वॉचडॉग पत्रकारिता के अंतर्गत जो पत्रकारिता होती है वो सरकार के कामकाजों पर कड़ा वो नज़र रखने वाली होती है, और जो भी गड़बड़ी होती है उसका पर्दाफाश किया जाता है, उसका पोल खोला जाता है,
और आम जनता के सामने रखा जाता है। और कई बार देखने में ये भी आया है कि समाचार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है। उसके लिए वर्तमान समय में एक शब्द यूज किया जा रहा है, गोदी मीडिया। ठीक है, अब ये कितना अर्थवान है, प्रासंगिक है, क्या है इस मीडिया जो नाम दिया गया नया, लेकिन आप लोग जब इस समय से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर मैंने इस शब्द का यूज कर दिया है। यानी कि ऐसी मीडिया जो केवल सरकार की बातों को भी सामने रखती हो, उसके गोद में बैठकर काम करती हो, मतलब उसके नियंत्रण में हो, कहने का मतलब यही है। लेकिन यहाँ पर वॉच डॉग पत्रकारिता आप देख रहे हैं कि ये नियंत्रण नहीं है, बल्कि वो सरकार के कामों पर नजर रखती है, और अगर कोई गड़बड़ काम है तो उसको सामने भी लाती है, लोगों को बताती भी है। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि वर्तमान समय में जो पत्रकारिता है वो किस कैटेगरी में है। आगे बात करें तो एक और पत्रकारिता है जिसका नाम है एडवोकेसी पत्रकारिता। इसका मतलब है कि ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं, और उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार और जोर शोर से अभियान चलाते हैं। आप अगर देखे होंगे, अब तो सब लोग न्यूज़पेपर कम ही पढ़ते हैं, या फिर न्यूज़ का भी ऑनलाइन हो गया वेबसाइट, और ऑफलाइन भी आता है। तो उसमें कई बार जो भी मुद्दे होते हैं उस पर पोलिंग कराई जाती है, या एक सवाल पूछ दिया जाता है और उस सवाल के बाद पोलिंग कर यस या नो में भी कई बार पोलिंग होती है, और उसी के आधार पर एक परसेंटेज निकाल लिया जाता है, इतनी जनता इसके पक्ष में है, इतनी जनता इसके विपक्ष में है। और एक और ऑप्शन रहता है कि इंटरेस्ट नहीं है, या फिर यस नो में कंफ्यूजन है। ये 3 ऑप्शन रहते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। और इसी पर एक सर्वे टाइप का हो जाता है कि अ, इस मुद्दे पर कितने लोग, कितने प्रतिशत, कितने तरफ हैं। तो ये एडवोकेसी पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। यानी कि इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि भारत में भी कुछ समाचार पत्र या टीवी चैनल किसी खास मुद्दे पर जनमत बनाने और सरकार को उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए अभियान चलाते हैं। उदाहरण के लिए जेसिका लाल हत्याकांड में न्याय के लिए समाचार माध्यमों ने सक्रिय अभियान चलाया था, और इसी टाइप से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिस पर कि वोटिंग वाला सिस्टम आपने देखा होगा कि कौन पीएम बनेगा, ये भी कई बार आ जाता है, कौन सीएम बनेगा, ठीक है, राष्ट्रपति का भी आ जाता है कई बार। इस टाइप से खासतौर से ज्यादा राजनीतिक ही रहता है। बाकी कुछ ऐसे मुद्दे हो जाते हैं जिस पर, जैसे कि नोटबंदी का हो गया, इस पर आ जाता है कई बार, या फिर जीएसटी इत्यादि पर भी आया रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर जेसिका लाल हत्याकांड का दिखा रहा है, इसी तरीके से और भी जो है ऐसे न्यूज जो कि देश को हिला देते हो, तो उस पर एडवोकेसी पत्रकारिता का भी नजर जाता है। इसके बाद है वैकल्पिक पत्रकारिता। ऐसी पत्रकारिता नाम से ही लग रहा है कि विकल्प के रूप में हो। मीडिया स्थापित राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का ही एक हिस्सा है, और व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाले मीडिया को मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है। इस तरह की मीडिया आमतौर पर व्यवस्था के अनुकूल और आलोचना के एक निश्चित दायरे में ही काम करता है। इस तरह की मीडिया का स्वामित्व आमतौर पर बड़ी पूंजी के पास होता है, और वह मुनाफे के लिए काम करती है। उसका मुनाफा मुख्यतः विज्ञापन से आता है, ठीक है। तो ये क्या है, वैकल्पिक पत्रकारिता के अंतर्गत है, अंतर्गत नहीं है, बल्कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि पत्रकारिता में भी 2 तरीके के हैं। एक है मुख्य धारा का, ठीक है, मुख्य धारा का है तो वो सरकार के अनुसार चलता है और खुलकर उसकी आलोचना नहीं कर पाता है, यानी कि जो भी गड़बड़ काम हो रहे हैं उसका पर्दाफाश नहीं कर पाता है। तब जरूरत पड़ती है वैकल्पिक मीडिया की। तो आगे और क्लियर हो जाएगा कि वैकल्पिक मीडिया जो है वो जो स्थापित मीडिया है उसके विकल्प के रूप में है। उसके जो भी जिस मुद्दों को नहीं उठा पा रही है वो वैकल्पिक मीडिया उठाती है, और वो वैकल्पिक पत्रकारिता के अंतर्गत आता है, जिसमें आप देख रहे हैं खास रोल इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि कई ऐसे पत्रकार जो कि मीडिया, जो मुख्य धारा के मीडिया उसमें काम कर रहे थे, और खुलकर मतलब सरकार की चीज़ों को सामने ला रहे थे, जो गड़बड़ चीज़ें थी, तो उनको उनके ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा था। तो उन्होंने भी वैकल्पिक पत्रकारिता को ध्यान में रखते हुए कई लोगों ने त्याग पत्र दिया है। आए दिनों में पिछले वर्षों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो अच्छे पत्रकार माने जाते हैं उन्होंने
त्याग पत्र देकर वैकल्पिक पत्रकारिता का रास्ता चुना और यूट्यूब इत्यादि पर वो आकर काम करना शुरू कर दिए। कई पत्रकार हैं जिनके नाम आप जानते होंगे। तो ये वैकल्पिक पत्रकारिता के अंतर्गत है कि ऐसी पत्रकारिता जो स्थापित मीडिया व्यवस्था के विकल्प को सामने लाए और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, वो वैकल्पिक पत्रकारिता कहलाता है। आमतौर पर इस तरह के मीडिया को सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन हासिल नहीं होता है, उसे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी नहीं मिलते हैं और वो अपने पाठकों के सहयोग पर निर्भर रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि विज्ञापन का भी इसमें खेल है। तो इस चैप्टर को पढ़ते समय आपको पत्रकारिता, समाचार और विज्ञापन इन सबको जोड़कर देखना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर के बाद पत्रकारिता के जो विविध आयाम हैं, पहले हमने यहाँ पर पत्रकारिता के कई प्रकारों को देखा, फिर विविध आयामों को देखा कि कितने तरीके के हो सकते हैं, उनकी क्या खास विशेषताएं हो सकती हैं, और समाचार तत्वों में खासतौर से टेलीविजन, इंटरनेट और रेडियो के माध्यम से जो भी न्यूज हम पाते हैं, तो वो न्यूज किस तरीके के रहते हैं, समाचार के जो तत्व हैं उनके बारे में बातचीत किया, ठीक है। समाचार की परिभाषा के बारे में बताया आपको। इसके बाद पत्रकारिता है क्या आखिरकार, हालांकि इसको अंग्रेजी में जर्नलिज्म कहा जाता है, और पत्रकारिता का मतलब ही है कि जब कोई घटना हो, कोई विचार आए, समस्या आए, तो उसमें नयापन हो और वो ताजा हो, 24 घंटे के अंदर का हो, और लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी रहे, जिज्ञासा रहे कि आखिरकार उसमें क्या हुआ है, और उस चीज को जानने के लिए समाचार लिखा जाता है, उस सूचना को संकलित किया जाता है और फिर पत्रकारिता के माध्यम से पाठक, श्रोता और दर्शक तक पहुंचाया जाता है। और ये काम पूरा देश दुनिया में जहाँ भी जो भी घटनाएं घट रही हैं, चाहे तो कह सकते हैं कि अपने पास पड़ोस, शहर, राज्य, देश दुनिया में जहाँ भी आप हैं और जैसा न्यूज आप चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जिधर आपका इंटरेस्ट है उस टाइप की न्यूज आपको मिलते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पत्रकारिता के विविध आयाम क्या क्या रहे हैं और उसके क्या क्या उदाहरण रहे हैं। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।